कुछ तो बात जरूर है। पापा कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, इसके पीछे कुछ तो बात है। नहीं कि उनकी इस बात का क्या मतलब है कि तुम इस घर में रजनी वर्मा की वजह से हो, और इसीलिए पापा समझ रहे हैं कि इस बात की खबर तुमने ही रजनी वर्मा को दी। आदित्य, जो वक्त गुजर जाता है वो वक्त अपना नहीं होता, इसीलिए जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ, तभी तुम कदम आगे बढ़ा पाओगे। शारदा, तुम जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ? मेरे घर पर उंगली उठाकर तुम ये समझती हो कि तुम शोहरत हासिल कर लोगी। कोई मुझे समझे न समझे, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी तरह से समझती हो शारदा कि मैं सबका हूं और किसी का भी नहीं। निधि बेटा, जो तुम चाहती थी वो होने जा रहा है। तुम खुश तो हो ना? जी आंटी जी। हमने तो सोचा था कि हम अपनी पसंद का कोई लड़का ढूंढेंगे। निधि ने आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम कर दी, और जिम्मेदारियां ही क्या, परेशानियां भी कम कर देंगी। कितने करीब का रिश्ता जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी आदित्य को अपना बेटा मानती हैं, यानी निधि और आदित्य की शादी हो गई तो मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों एक दूसरे के समधन होंगे। क्यों? रिश्ता तो बहुत ही करीब का है, पर हमने इस रिश्ते को छुपा के रखा है। वो क्या है ना, मीडिया इस बात को लेकर सवाल ना उठाए इसलिए। हाँ, अब हो सकता है कि कल को ये भी बात उड़ने लगे कि आदित्य और निधि का रिश्ता होने वाला था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने हमें वित्त मंत्री बनाया। हाँ, आपकी बात तो सच है, तो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते का अनाउंसमेंट कर ही दीजिए और उसके बाद दोनों की शादी। अरे नहीं नहीं फरीदा जी, इतनी जल्दी भी नहीं। हमारी अपनी बेटी से भी बात हुई है, उसका भी यही मानना है कि शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं होने चाहिए। अब जब शादी के बारे में सोचेंगे तो अनाउंसमेंट के बारे में भी देख लेंगे। तो आप क्या सोच रही हैं? कब तक करनी है शादी? देखते हैं। सबसे पहले तो निधि और आदित्य की कुंडली मिलवानी है, उसके बाद पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवा लीजिएगा। अभी तो एक सवाल ये भी है कि इस शादी का असर सरकार पर ना पड़े। इस शादी का असर सरकार पर क्यों पड़ेगा? सरकार से हमें जो पद मिला है वो हमारी काबिलियत की वजह से मिला है, और हम इस पद की गरिमा को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। पर फिर भी कुछ विरोधी है जो हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे। हम तो अपना सारा काम ईमानदारी से ही कर रहे हैं, फिर भी कुछ उड़ती हुई खबरें आई है हमारे कानों तक, वो सुनकर हम खुद भी हैरान हैं। क्या बात है ज्योति, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने कुछ फाइल्स निकाली थी चेक करने के लिए, फाइल्स नहीं मिल रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस से फाइलें कहाँ जा सकती है? आप अच्छी तरह से देखिए, यहीं कहीं रखी होगी आपने। कुछ फाइल्स जिन पे मुझे शक था, मैंने उन्हें यहाँ निकाल कर रखा था ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं। अब वो फाइल्स दिख ही नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं? यहाँ से फाइलें कैसे गायब हो सकती? गायब हुई हैं प्रदीप जी, फाइल्स गायब हैं। लेकिन वो कौन सी फाइलें थी, क्या था उनमें? सरकारी टेंडर की फाइल, निर्माण और विकास कार्यों के लिए जो टेंडर पास हुए हैं, ये वो फाइलें हैं। फाइलें जिन पे मुझे शक था कि वो सही नहीं है, मैंने उन्हें निकाल कर रखा था कि मैं बाद में चेक करके देखूंगी कि कहाँ गड़बड़ी है। अब वो फाइलें गायब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शक सही था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी सरकार तो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। ऐसा आप समझते हैं प्रदीप जी, लेकिन इन फाइलों के गायब होने से मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है।
कोई ना कोई तो है इसके पीछे। लेकिन कौन? और फिर हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि गड़बड़ी क्या क्या हुई। खबर हम आपको देने जा रहे हैं। अपना प्रदेश सूबे की मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री जी को किसी ने धमकी दी है। हाँ, धमकी देने वाला कोई और नहीं, मुख्यमंत्री जी के पति श्री बलदेव सिंह जी ही हैं। हम आपको पूरी घटना बताते हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने पहुंचे हुए थे। इंटरव्यू के दौरान ही ये घटना हुई और इंटरव्यू के दौरान ही बलदेव जी का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज रिकॉर्ड हुई। इंटरव्यू के दौरान हुई इस घटना को आप देखिए। मैडम इंटरव्यू शुरू करें? जी मैम प्लीज आप ये माइक लगा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था। इस घर को तो तुमने छोड़ दिया, अब इस घर के बारे में बोलना भी छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं सबका हूँ और किसी का भी नहीं। मुझे मजबूर मत करो शारदा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था। कि उनका कैमरा ऑन है और फोन कटने के इंतजार में कैमरामैन ने अपना कैमरा ऑफ भी नहीं किया और अनजाने में सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। अब सवाल ये है कि प्रदेश के इतने बड़े नेता के द्वारा सूबे की मुख्यमंत्री को दी जाने वाली इस धमकी का क्या मतलब है? उनके शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए? क्योंकि उनकी धमकी का कोई ना कोई अर्थ जरूर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जी को किसी ने इस तरह की धमकी दी है। क्या धमकी देने वाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? राकेश जी, क्या यह धमकी उस बात का परिणाम है, उन रजनी जी के दिए हुए इंटरव्यू का परिणाम है जिसमें उन्होंने कहा था कि बलदेव सिंह के बेटे अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं? बिल्कुल इसी बात का ही ये परिणाम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि घरेलू मामलों में झांकने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। और बलदेव सिंह तो यही समझ रहे होंगे कि रजनी वर्मा को यह जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी है और इसी वजह से बलदेव सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन किया होगा। कितना अजीब इत्तेफाक है, उन्होंने धमकी भरा फोन किया और ये सारा हादसा कैमरे में कैद हो गया। बिल्कुल देवव्रत जी, ऐसे इत्तेफाक भी कभी कभी होते हैं। मीडिया को एक और मुद्दा मिल गया है, देखिएगा ये इस मुद्दे को बहुत जल्दी छोड़ने वाले नहीं है और धीरे धीरे शाम तक सारे चैनल्स पर यही बात होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मीडिया में इस बात को लेकर यही चर्चा होगी कि बलदेव सिंह पर कार्रवाई होगी कि नहीं। सारे तथ्यों को देखना समझना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि ये सारा मुद्दा जब मीडिया के पास चला गया है तो बलदेव सिंह जी कैसे रिएक्ट करते हैं। तुम लोगों को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि तुम लोग किसी आम आदमी के घर के सदस्य नहीं हो। राजनीति की शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं हम। हमारी हर बात मीडिया और जनता की नजर में आती है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए तुम लोगों को। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये बात हमारे घर से लीक नहीं हुई है। लेकिन राजवीर, बात खुल तो चुकी है ना, अब इसका एक ही प्रायश्चित है।
तुम तीनों को मीडिया के सामने आके ये इंटरव्यू देना होगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं, और तुम दोनों को मिलजुल के रहना होगा, समझी? शारदा को जवाब देने का यही एक तरीका है। मैंने अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश तो की है कि अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी है तो वहीं बैठी रहे, हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोशिश ना करे। पापा, आपने मां से बात की थी? हाँ, समझाना तो जरूरी था कि सरकार उसकी है और उसके लोग हमारे खिलाफ बेफजूल बयान दे रहे हैं, तो फिर उन्हें रोकने की भी जिम्मेदारी शारदा की बनती है। वो शायद भूलने लगी है कि मैं क्या चीज हूं, इसलिए उसे याद दिलाना बहुत जरूरी था कि बलदेव सिंह सबका है लेकिन किसी का भी नहीं। ठीक है पापा, मैं इंटरव्यू का इंतजाम करता हूँ। सोनाली और रागिनी दोनों साथ बैठकर ये बात कहेंगे कि हमारे घर में ऐसी कोई समस्या नहीं। सर बच्चों से गलतियां हो तो हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया जिसका जवाब देना बाद में मुश्किल हो? ये तुम क्या कह रहे हो सक्सेना? सर वही कह रहा हूं जो सच है। इसकी वजह से आपके ऊपर केस हो सकता है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है सक्सेना? हाँ सक्सेना जी, बात क्या है ये तो बताइए। आपने शारदा जी को फोन पे धमकी दी है। अब इस घर के बारे में बोलना भी छोड़ दो। मुझे मजबूर मत करो शारदा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। बताई नहीं है सर। तो क्या ये बात भी शारदा ने मीडिया को बता दी? बकायदा आपकी बात न्यूज पे दिखाई जा रही है। इस वक्त टीवी पे वही चल रहा है। मेरे शब्द? जी हाँ, जब आपने शारदा जी को फोन किया था, शायद आपको मालूम नहीं, उस वक्त शारदा जी कैमरे के सामने बैठ करके एक न्यूज रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रही थी। उसी वक्त आपने फोन किया और उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। सर आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं और वही न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही है। सर एक बार आप न्यूज देख लीजिए। हम आपको पूरी घटना बताते हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने पहुंचे हुए थे और इंटरव्यू के दौरान ही बलदेव जी का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज रिकॉर्ड हुई। इंटरव्यू के दौरान हुई इस घटना को आप देखिए। मैडम इंटरव्यू शुरू करें? जी मैम, प्लीज आप ये माइक लगा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था। इस घर को तो तुमने छोड़ दिया, अब इस घर के बारे में बोलना भी छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं सबका हूं और किसी का भी नहीं। मुझे मजबूर मत करो शारदा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास नहीं था। कि उनका कैमरा ऑन है और फोन कटने के इंतजार में कैमरामैन ने अपना कैमरा ऑफ भी नहीं किया। देख लिया सर, सोचने वाली बात यह है कि एक मुख्यमंत्री को धमकी देने का क्या मतलब होता है।
अब पता नहीं शासन और प्रशासन इस पे क्या कदम उठाएगी। हम भी ये सब देख ही रहे हैं फरीदा जी। हम खुद गृह मंत्री जी से जाके बात करेंगे कि क्या हम बलदेव सिंह के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, जरूर होगी। जिंदगी एक भंवर है। क्या सोचकर बलदेव सिंह जी ने मुख्यमंत्री को धमकी दी? क्या मतलब है इन सबका? आखिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को समझा क्या है? क्या अब भी वो उनके यहाँ खाना पकाने वाली उनकी पत्नी है? उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं कि शारदा देवी अब मुख्यमंत्री बन चुकी है, वरना उन्हें धमकी देने की हिम्मत नहीं करते वो। दरअसल वो अंदर से चिढ़े हुए हैं। जिंदगी भर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे और उनका ये सपना कभी पूरा हुआ ही नहीं। ये तो सही कहा आपने कि उनका सपना सपना ही रह गया। अब उनका सेवा करने वाली, उनका घर संभालने वाली प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो ये बात उन्हें सदमा तो देगी ही ना। उससे बड़ा सदमा तो इस बात का है कि बलदेव सिंह जिस रास्ते पे चल रहे थे, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, शारदा देवी का शासन उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तो ये भी देखने में आता है कि अगर किसी नेता को ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठ सकते, तो वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा के मंत्री पद पर बिठा देते हैं। लेकिन रिमोट तो उनके हाथ में ही रहता है। अब शारदा देवी का रिमोट बलदेव सिंह के हाथ में नहीं है, इसीलिए तो अंदर से इतने तमतमाए से हैं। मैं तो कहती हूँ कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि जब से ये खबर आई है जनता भी आक्रोश में है। जनता को भी तभी सुकून मिलेगा जब बलदेव सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम भी ये सब देख ही रहे हैं फरीदा जी। हम खुद गृह मंत्री जी से जाके बात करेंगे कि क्या हम बलदेव सिंह के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, जरूर होगी। इस खबर के सामने आने के बाद कि श्री बलदेव सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन करके धमकी दी है, इस खबर ने राजनीतिक हलकों में एक तहलका मचा के रख दिया है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सारे मामलों पर बात करने से पहले हम आपको वो फुटेज दिखाते हैं। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार राकेश जी, बैठिए। इसमें इंटरव्यू के वक्त ही देखिए क्या हो रहा है। का फोन आया था। इसमें सिर्फ बलदेव सिंह जी की आवाज है और उनकी तरफ से अभी तक इस बात का खंडन भी नहीं किया गया। इंटरव्यू के दौरान हुई इस रिकॉर्ड घटना। बलदेव सिंह अब धमकियों पर उतर आए। एक राजनीतिज्ञ का स्तर अगर इस तरह से गिर जाए तो कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है देवव्रत जी। और मीडिया भी इस बात को मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। और अगर गृह मंत्रालय की ओर से कार्रवाई की जाती है तो हमारी सरकार पर उंगलियां उठेंगी, और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इस बात पर उंगलियां उठेंगी कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो फिर बलदेव सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं। राकेश जी, वही तो बात है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमें कानून की किताबें खंगालनी पड़े। और ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत सिर्फ हमें पड़ेगी, इसकी जरूरत बलदेव सिंह को भी पड़ सकती है। और हो सकता है कि उसने अपने लीगल डिपार्टमेंट से यह कह भी दिया कि सारी कानून की किताबें खंगाली जाएं। देखिए देवव्रत जी, मंत्रालय में रिपोर्टर्स के मेल और फोन्स की बाढ़ आई हुई है, और मेल पर हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर गृह मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई होगी या नहीं। और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे करना क्या है। यह बात प्रदेश की राजनीति के लिए खतरे की एक घंटी है। राकेश जी, राजनीति का अर्थ यह होता है कि विकास के लिए एक दूसरे की बात को समझें, सहयोग दें, सुनें। लेकिन जहां राजनीति में एक दूसरे को खत्म करने की होड़ लग जाती है, वहां विकास की बातें तो असंभव ही लगती हैं। मैं समझता हूं देवव्रत जी। राकेश जी, कुछ साल पहले इसी तरह की राजनीति हुई थी। इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई और फिर बदले की राजनीति भी हुई, और ऐसा होता भी है।
जो लोग पावर में होते हैं वो अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मगर हमें इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि यह मामला सीधे हमारे मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। उनकी इजाजत के बगैर हमें कोई कदम नहीं उठाना। अपने प्रदेश में किसी को यह भी नहीं पता होगा कि बलदेव सिंह नाम का कोई दिग्गज नेता भी हुआ करता था। यानी कि बलदेव सिंह को ही मिटा देने का प्रोग्राम तो नहीं है। जिंदगी एक भंवर है। इस घर को तो तुमने छोड़ दिया, अब इस घर के बारे में बोलना भी छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं सबका हूं और किसी का भी नहीं। मुझे मजबूर मत करो शारदा, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। आजकल बलदेव सिंह की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। ठीक कह रही है आप, वरना उन्हें इस बात का तो ख्याल होता कि वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। आजकल बलदेव सिंह पर दो मुहावरे सटीक बैठते हैं, एक आ बैल मुझे मार और दूसरा सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आ बैल मुझे मार तो समझ में आया, लेकिन दूसरा मुहावरा सर मुंडाते ही ओले पड़े, इसका क्या मतलब? आप तो बस इतना समझ लीजिए शांतिलाल जी कि बलदेव सिंह ने सिर मुड़ा लिया है, अब बस ओले पड़ने ही वाले हैं। बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री को धमकी दी है, ये बात तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन ओले कैसे पड़ने वाले हैं और बलदेव सिंह के साथ क्या होने वाला है? कुछ बातें राज ही रहे तो अच्छा है शांतिलाल जी। आप बस ये समझ लीजिए कि बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री जी को धमकी देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि अपने पैरों पर फावड़ा मार लिया है। यानी कि कोई बड़ी बात होने वाली है। बलदेव सिंह को कोई बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। सबक तो उन्हें मिलेगा, लेकिन खामियाजा बेचारी मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। बेचारी मुख्यमंत्री। अगर आप पूरी बात बताती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। अब पूरी बात क्या बताऊं शांतिलाल जी। एक तरफ बलदेव सिंह के राजनीतिक जीवन का सूर्य अस्त हुआ और दूसरी तरफ शारदा देवी के राजनीतिक जीवन का सूर्य उदय हुआ। अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि बलदेव सिंह का राजनीतिक जीवन भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उनकी विरासत तो चलती रहेगी शारदा देवी के रूप। हाँ, बात तो सही है। आज शारदा देवी मुख्यमंत्री बनी है और ये बात तो जनता जनार्दन को पता है ना कि वो बलदेव सिंह की पत्नी है। लेकिन ये विरासत भी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी। बस ये समझ लीजिए कि बलदेव सिंह का राजनीतिक भविष्य अब खत्म होने वाला है, वो भी इस तरह से कि 10 साल के बाद अपने प्रदेश में किसी को यह भी नहीं पता होगा कि बलदेव सिंह नाम का कोई दिग्गज नेता भी हुआ करता था। यानी कि बलदेव सिंह को ही मिटा देने का प्रोग्राम तो नहीं है। पता नहीं प्रशासन का क्या निर्णय हुआ। तुम्हें क्या लगता है, क्या माँ जी इतनी कठोर है कि वो पापा जी पर कानूनी कार्रवाई करेंगी? अगर मुझे मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिलते हैं कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर मैं मजबूर हूं। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को आपको कार्रवाई करने का आदेश देना ही होगा।